हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एमपी जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पेपर 1 है। टोटल 4 पेपर होते हैं, उसमें से ये पहला पेपर है। देखते हैं। पहले जो सवाल सबसे पहला आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो पहला सवाल है वो बोलता है डिस्क्राइब द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी whether death sentence is violative of Article 21, how the right to life and personal liberty guaranteed by Article 21 may be curtailed. ओके, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। पहली चीज़, आपको मेंस के पेपर कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो पता चल जाएगा। दूसरा, मैं इसमें आपको डिटेल्ड आंसर नहीं बताऊंगी कि कैसा आंसर होना चाहिए, बट एक ओवरव्यू दे दूंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्वेश्चन में क्या केस लॉ इम्पॉर्टेंट है, लीडिंग है, जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है वो, प्लस आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूंगी। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जब एक दो बार देख लेंगे तो आपके जो सेक्शंस हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और उससे आप प्रीलिम्स में भी काफ़ी आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेंस में आते हैं बहुत चांसेस है कि काफ़ी स्टेट की प्रीलिम्स में भी वो रिपीट हो। दूसरी चीज़ ये कि कुछ जैसे कि एमपी में स्पेशली ये कहा जाता है कि अगर आप पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करके जाते हैं मेंस के तो आपका पूरा पेपर इसमें कवर हो जाता है। तो ये मिथ जो है ये भी आपको ये पेपर देखने के बाद, एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ये आपका मिथ टूट जाएगा। आपको समझ आएगा कि कितना परसेंट पेपर जो है वो रिपीटेड है और कितना परसेंट जो पेपर है वो नया आया हुआ है। ओके, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिस्क्राइब करना है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देखिए कि जो क्वेश्चन है उसके पार्ट्स होते हैं। अब क्वेश्चन जो है, ये पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। आपको इसको करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 आवर्स। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर का है। ओके, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि आप ये बताइए कि कितने लेंथ होनी चाहिए एक आंसर की। देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज ही भरने हैं, राइट। आप क्वेश्चन देखिए और आप पहले से एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि जैसे कि इस पेपर में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट लिमिटेशन को छोड़ के हर जो क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स हैं। तो अब आपके 3 घंटे हैं, आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितना अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन पे टाइम लगाना है। ओके, एंड बिफोर हैंड, मतलब पहले ही जब आपका मेंस होने वाला है उसके पहले ही आप ऐसी ही प्रैक्टिस कीजिए कि मैं इतना ही वक्त में इतना ही लिखूँगा, राइट। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि जो भी आपको सबसे अच्छा आता है या आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, उसको आप स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में ही इनकॉर्पोरेट कीजिए, राइट। मतलब आप कुछ ऐसी कहानियाँ या कुछ लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, बेयर प्रोविजंस ही लिखिए। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनको लिखिए और छोटे कम शब्दों में आपके आंसर्स को फुलफ़िल कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम मीन्स लिखने में नहीं होता है। आते देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोलता है डिस्क्राइब द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम सब जानते हैं आर्टिकल 21 का क्वेश्चन है। वेदर डेथ सेंटेंस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। ये पूछ रहा है कि क्या डेथ सेंटेंस जो है, कैपिटल पनिशमेंट जो दिया जाता है, वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, करता है। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको जो आर्टिकल 21 है वही बताना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 21 बहुत छोटा सा है, ऐसे जैसे जो भी आर्टिकल्स बहुत छोटे हैं उनकी बेयर लैंग्वेज ही लिखें। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये तो प्रोविजन हो गया। फिर आप बता सकते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से क्या डिफरेंस है, 2-2 लाइन में, राइट, ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर आप इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है आर्टिकल 21 के ऊपर, तो आप इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर जो ये पार्ट है कि
क्या जो डेथ सेंटेंस है वो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करता है या नहीं करता है, राइट? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ कैपिटल पनिशमेंट किस केस में चैलेंज की गई थी, ये हमें देखना है। तो ये आपका एक जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। ये केस आई थिंक 1973 का केस है, और इसमें ये कहा गया था कि जो डेथ पेनल्टी है वो वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 14, 19 एंड 21 के। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट केस इसमें ही आता है, वो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1980 का केस है, और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, मतलब डेथ पेनल्टी अगर 302 मर्डर के केस में दी जाती है तो वो वॉयलेट नहीं करती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। बेटर है कि आप जो ऐसे केस लॉज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी 2-3 लाइन की समरी कहीं किसी नोटबुक में बना के रख लें, राइट? अब जो नेक्स्ट केस है वो आप जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट टू प्रिवेसी पे केस है और फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में आर्टिकल 21 पे ये केस है, प्रिवेसी से डील करता है, तो इसको भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं 2 लाइन्स में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हाउ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड बाय आर्टिकल 21 कैन बी कर्टेल्ड, कैसे इसे कर्टेल किया जा सकता है? तो इसे मतलब फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल सिर्फ एंड सिर्फ प्रोसीजर जो कि लॉ द्वारा बनाया गया हो, कॉम्पिटेंट लेजिस्लेशन ने बनाया हो, ऐसे ही किसी लेजिस्लेचर से कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट बी है। ठीक है, ये बोलता है अ डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ मीनिंगलेस अनलेस देयर इज़ इफेक्टिव जुडिशियल रेमेडी फॉर देयर इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है जुडिशियल रेमेडीज़ की। ओके, तो जुडिशियल रेमेडीज़ कहाँ कहाँ दी हुई हैं जो कि अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स हैं? तो जुडिशियल रेमेडीज़ आपकी आर्टिकल 32 में है ना, आर्टिकल 226 में है। ठीक है, 32 में जो है वो फॉर सुप्रीम कोर्ट है, एंड आर्टिकल 226 में वो हाई कोर्ट्स के लिए है। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो 226 में हाई कोर्ट के लिए उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर है देन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है सिर्फ उसके लिए ही नहीं, अगर आपको लीगल राइट भी वॉयलेट होता है उसके अगेंस्ट भी आप एज ए जुडिशियल रेमेडी जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास। ओके, सो इस क्वेश्चन में अगर हम और देखें तो आप क्या लिख सकते हैं कि हाँ, बी आर अम्बेडकर की एक बात है जिसे आप मेंशन कर सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, उसके बाद आगे सवाल बोल रहे हैं कि व्हाट आर द जुडिशियल रेमेडीज़ विच द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, और क्या जुडिशियल रेमेडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिकली नहीं समझा रही हूँ कि जुडिशियल रेमेडीज़ क्या होती हैं या हम कौन से रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, बिकॉज आई कंसिडर कि अगर आप मेंस के लिए एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो कोई कॉम्पैक्ट आंसर नहीं है, एक आउटलाइन है। आपका आंसर मेरे कहने से बहुत बेहतर हो सकता है, राइट? आप बस ये मेरा सजेशन है कि आप ये चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट? बेसिक चीज़ें वही रहेंगी। आप अगर जुडिशियल रेमेडी की बात करें, आपको आर्टिकल 32 लिखना ही रहेगा, आपको आर्टिकल 226 लिखना ही पड़ेगा। इसके साथ आपने जितना अच्छा पढ़ा है आप और चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, मैं आपको बता रही थी कि व्हाट आर द जुडिशियल रेमेडीज़ विच द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, और जुडिशियल रेमेडीज़ क्या प्रोवाइड करता है? तो जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जो आता है उसे भी जुडिशियल रेमेडी कहते हैं। उसमें आप क्या करते हो? कॉम्पनसेशन दिलाते हो, राइट? ये सारी चीज़ें करते हो और उससे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं आंसर। देखिए, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा ऐसा होता है मेंस में कि हम पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लिखते हैं, और इस पेपर में तो ये चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दें फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो प्लीज़ वाइल राइटिंग दी आंसर्स डू रिमेंबर कि आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, और अगर आपने जो फिक्स किया है अपने लिए टाइम, उसी में अपना ये आंसर कंप्लीट करें। अब हम सीपीसी की तरफ बढ़ते हैं।
CPC दूसरा। तो CPC का जो 2 का A है वो डेफिनेशंस की बात करता है, मतलब ये 4 डेफिनेशंस दे रखी हैं, 2-2 नंबर की सारी डेफिनेशंस हैं। अब इस क्वेश्चन से आपके क्या क्या मिथ ब्रेक होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। काफ़ी कहा जाता है कि जो डेफिनेशंस हैं उन्हें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, नहीं, डेफिनेशंस मेंस में भी आती हैं, ओके, सो उसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िए। अब यहाँ पे पहला LR बात कर रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं आपको सारा सब नहीं डिफाइन करूँगी LR क्या होता है, मैंने प्रॉफिट क्या होता है, मैं सिर्फ प्रोविजंस बताती हूँ। LR आपका 211 में दे रखा है, मैंने प्रॉफिट 212 में है, डिक्री 22 में है, ऑर्डर 214 में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वेदर एनी चेंज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ परमिट्स द पार्टी टू री-एजिटेट मैटर्स विच हैव बीन फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। सो ये जो है ये आपका रेस जुडिकेटा पे सवाल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं TPA। TPA में क्या, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि एक्सप्लेन द राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ अ मॉर्गेजर। मॉर्गेजर के पास जो राइट ऑफ रिडम्पशन होता है उसको एक्सप्लेन करिए। उसके साथ बोलते हैं कि वेदर अ मॉर्गेजर कैन सीक पार्शियल रिडम्पशन, तो क्या मॉर्गेजर पार्शियल रिडम्पशन भी ले सकता है। तो ये आपका है, इसका प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 60। आपने सेक्शन 60 पढ़ा है तो आप इस आंसर को क्लियरली सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोलता है कि सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट एक्सप्रेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। ये सेक्शन 5 में जो TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वो दे रखी है। सवाल यहाँ पे 3 दे रखे हैं कि क्या फैमिली अरेंजमेंट ट्रांसफ़र होगा, क्या सरेंडर जो है उसे ट्रांसफ़र कहा जाएगा, क्या एक आइडल मतलब मूर्ति को अगर है तो क्या वो लिविंग पर्सन कंसिडर की जाएगी। तो इसके लिए हम पहला देखते हैं कि जो फैमिली अरेंजमेंट है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र माने जाएंगे अगर कोई नया राइट या टाइटल कन्वे हो रहा है फैमिली मेम्बर के ऐसे के लिए, ऐसे ट्रांसफ़र के द्वारा। एक बार फिर समझाती हूँ, जो फैमिली अरेंजमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र माने जाएंगे तब जब कोई नया राइट या टाइटल क्रिएट हो रहा है अगेंस्ट फैमिली मेम्बर, ओके। सेकेंड है, क्या सरेंडर ट्रांसफ़र माना जाएगा, तो नहीं, सरेंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रांसफ़र की डेफिनेशंस में नहीं आता। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई किराएदार है, ठीक है, अगर वो अपने लैंडलॉर्ड को अपने राइट सरेंडर करता है तो क्या हम उसे ट्रांसफ़र बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसलिए सरेंडर ट्रांसफ़र में नहीं आता। अब सवाल है कि क्या एक मूर्ति जो है वो एक लिविंग पर्सन है, तो जो मूर्ति है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ठीक है, अब ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या होता है, मतलब वो अपनी लीगल कैपेसिटी में स्यू भी कर सकती है किसी और को और ख़ुद भी उसको स्यू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट के अंतर्गत ये एक लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है भूपति नाथ वर्सेस रामलाल, इसे आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि इज़ इट सो दैट हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ओके। ये पिछले 10 सालों में क्वेश्चन नहीं आया है, तो ऐसे नए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिए। और ये जो पार्ट है, मतलब सेक्शन 49, 46 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरली सब लोग इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते। तो ऐसे पार्ट्स जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके। सो क्वेश्चन क्या है कि what will be the place for the performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance। ठीक है, तो दो पार्ट है क्वेश्चन के। एग्जाम्पल भी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर कोई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉमिस की नहीं बताई गई है, ठीक है, फिक्स नहीं की गई है, तो क्या प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस होगी। दूसरी बात कर रहा है टाइम को लेके कि अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है परफॉर्मेंस का तो क्या टाइम क्या होगा। तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस अगर फिक्स नहीं की गई है तो उस केस में जो प्रॉमिसी है वो अपॉइंट करेगा रीजनेबल प्लेस। ठीक है, प्रॉमिसी अपॉइंट करेगा। ये आपका सेक्शन 49 में आता है। अगर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया गया है तो रीजनेबल टाइम को माना जाएगा, और रीजनेबल टाइम क्या होगा वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ये आपका 46। अब अगर आपने कभी भी, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेयर एक्ट को भी अच्छे से पढ़ा है,
ठीक है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 मार्क्स का है, अगर आप बेयरएक्स प्रोविजन सही से लिखते हैं तो ईजिली आपको 6 से 7 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, what are the obligations which the law creates in the absence of the agreements, explain with concerning sections with the help of illustrations। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या obligations law create करता है in absence of agreement। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आता है, ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, मतलब सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक जो दे रखे हैं उनकी बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप पहले कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे कि 2H में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है, ठीक है, और आप फिर धीरे धीरे उससे लिंक अप करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे अग्रीमेंट के बिना भी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है, जो कि दे रखे हैं आपके चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 5 है, 5 में दे रखे हैं। सेक्शन 68 से 72 तक गवर्न होते हैं, और सेक्शन 68 जैसे हम देखें तो वो नेसेसरीज़ की बात करता है, 69 रिएम्बर्समेंट की बात करता है, ठीक है, और 70 जो है वो ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन की बात करता है, जो कि नॉन ग्रेटिटस गुड्स का बेनिफिट एंजॉय कर लेता है। 71 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स की बात करता है, एंड 72 जो है वो मिस्टेक और कोएर्शन से अगर कोई चीज़ें डिलीवर हो गई हैं तो उसकी बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। अगेन इसके लिए आपको बेयरेक्ट थरली पता होना चाहिए, मतलब जो मेरा मानना है उस अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली जो है, अगर हम इनिशियल पार्ट डेफिनेशन पार्ट को छोड़ दें तो बेयरेक्ट से कवर हो जाता है। नेक्स्ट आपका एसआरए का सवाल है, वो बोलता है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ लॉ रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सेक्शन 12 में है और इस पर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक वीडियो भी है इस चैनल पे, तो आप इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में एसआरए की प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है कि टू होम एंड इन विच कंडीशंस कोर्ट कैन ग्रांट डिक्लेरेटरी डिक्री। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, सो किन कंडीशंस में और किसके द्वारा डिक्लेरेटरी डिक्री दी जाती है, ठीक है, और इफेक्ट क्या होता है डिक्लेरेशन का। सो ये आपका सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ये सवाल का आंसर मिलेगा। अब सवाल है कंडीशंस क्या होनी चाहिए डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए। तो पहली कंडीशन, ये आपको बेयरेक्ट में ईजिली मिल जाएगा, आप वहीं से लर्न कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि चारों कंडीशन अच्छे से लर्न की जाए। पहला ये है कि प्लेंटिफ वॉज एट द टाइम ऑफ द सूट एंटाइटल टू, उसका लीगल कैरेक्टर होना चाहिए या कोई प्रॉपर्टी पे लीगल राइट होना चाहिए। दूसरा ये है कि डिफेंडेंट जो है वो डिनाई करना चाहिए या इंटरेस्टेड इन डिनाई होनी चाहिए प्लेंटिफ के वो लीगल कैरेक्टर को डिनाई करना चाहिए। तीसरा जो है डिक्लेरेशन, ठीक है, जो डिक्लेरेशन मांगी गई है वो लीगल कैरेक्टर की डिक्लेरेशन होनी चाहिए। फिर जो लास्ट है वो ये है कि प्लेंटिफ वॉज नॉट इन द पोजीशन टू क्लेम अ फर्दर रिलीफ देन अ बेयर डिक्लेरेशन ऑफ हिज टाइटल। ठीक है, अब 35 जो है सेक्शन, वो इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, क्या इफेक्ट होगा, तो जो पर्सन जिसके अगेंस्ट डिक्लेरेशन दिया गया है उसके अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है, प्लस अगर ट्रस्टी है तो उसके अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है। अब यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट जो है उससे एक ही सवाल आता है हमेशा, ठीक है, तो ये सवाल है कि टाइम कमेंसेस टू रन द मोमेंट द राइट टू स्यू अक्रूज, स्टेट द एक्सेप्शंस। तो अगर कोई एक्सेप्शन है इस रूल के तो वो भी बताने हैं, और ये जो लाइन दी गई है ये सेक्शन 9 से है, और इसके जो एक्सेप्शन है वो आपको सेक्शन 6, 7, 8 इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे सेक्शन 6 किसकी बात करता है कि टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, अगर कोई माइनर है, इंसेन है या इडियट है तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो ऐड कर दिया जाएगा। 7 जो है वो ये इसकी बात करता है कि अगर कोई जॉइंटली इनिशिएट हुआ है, ठीक है, और सूट जो है वो सेवरल पर्सन्स द्वारा जॉइंटली एंटाइटल्ड है। 8 जो है वो बात करता है आपका प्रीएम्पशन की बात करता है कि 6 और 7 है जो प्रीएम्पशन पे नहीं लगेंगे। फिर वो 3 साल वाली बात भी करता है, जैसे आप डिटेल्ड पढ़ लीजिए और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट। तो अब यहाँ पे 2 टाइप से एमपी में शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, या तो कई बार 4 दे देते हैं, उनमें से आपको 3 करने होते हैं, और कई बार 3 दिए हुए हैं और तीनों करने होते हैं। तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स, और कभी कभी लिखा होता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3, ठीक है, तो दिस यू हैव टू रीड, मतलब मेंस के प्रेशर में ये मत कीजिए कि आप इसे रीड नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू रीड इट। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट नोट्स किस किस पे लिखने हैं, ऑनरस गिफ्ट पे लिखने हैं, 127 ऑफ
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट ऑनरस गिफ्ट की बात करता है। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का डिस्टिंक्शन बताना है। अब डिस्टिंक्शन लिखने के बहुत तरीके होते हैं। एक होता है टैबुलर फॉर्म में, आप यहाँ पे फ्रॉड के डिस्टिंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे आप मिसरिप्रेजेंटेशन की कंपैरिजन फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा होता है कि आपने ये सपोज आपकी ये शीट है, आपने यहाँ पे फ्रॉड लिखा और अंडरलाइन किया और आपने फ्रॉड के बारे में यहाँ तक लिख दिया, फिर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन लिख लिया, उसके बारे में लिख दिया। आप एनी ऑफ द टू इज़ गुड। एक और तरीका होता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉड सपोज, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे लिखते हैं बेसिस, राइट। आप किस बेसिस पे डिस्टिंक्शन कर रहे हैं वो पॉइंट्स भी आप यहाँ लिख देते हैं। इन माई ओपिनियन दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बेसिस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का टेबुलर बना सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी होता है एग्जामिनर के लिए कि आपने क्या डिस्टिंक्शन किया है और इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स पाच होते हैं। ये वाला फॉर्म कन्वीनियंट होता है, जल्दी लिखा जाता है, तो आप इस वाले फॉर्म को भी ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट है कलरेबल लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है। ये वो होता है कि आप जो भी चीज़ें डायरेक्टली नहीं कर सकते उन्हें आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, राइट। सो गाइज़, ये वीडियो मेरा बनाने का जो मेन मोटिव है वो अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है। ओके, आप किस फेज़ ऑफ प्रिपरेशन पे हैं ये डिसाइड करेगा कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल होगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप बिल्कुल न्यू भी हैं, आपने एकदम स्टार्ट की है प्रिपरेशन, इन दैट केस आपको ये वीडियो एक ओवरव्यू देगा, आपको पता चलेगा मेंस में कैसे आंसर्स आते हैं। आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपको इंक्लाइंड है कि आप आगे जाके जुडिशरी में जाएं, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। आप मेंस एक दो बार लिख चुके हैं तो ये आपके लिए एक रिवीजन का काम करेगा। इन दैट केस आई वुड सजेस्ट दैट आप स्पीड बढ़ाएं और इसको देख लें। अगर आप बहुत एडवांस आप इंटरव्यूज़ दे चुके हैं एंड आपका बहुत अच्छा मेंस का तैयारी है, तो ये आपके लिए एक वो हो जाएगा कि आपके पास मेंस का पेपर है, आप एग्ज़ाम के पहले उसे देख के जा सकते हैं, राइट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऐसे ही वीडियोस मैं आगे बनाऊंगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और मेंस के डिफरेंट स्टेट के या एमपी के ही वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।